हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूनिट 3 पढ़ रहे थे, तो हमारा जो सेकंड पार्ट था वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। ठीक है, वो अब हम चालू करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, आप सभी के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारा असाइनमेंट होता है, हमारी एग्ज़ाम भी चल रही है, बट स्टिल वीडियो नहीं रुक रहा है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकले, और वो भी इसी अटैम्प्ट में निकले। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो फिनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर है। फिनेंशियल इंक्लूजन्स। ठीक है, फिनेंशियल इंक्लूजन से आप दोस्तों क्या समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि आपको फाइनेंस तो मिल रहा है, फाइनेंस तो मिल रहा है, साथ में आप फाइनेंस इन द सेंस फाइनेंशियल सर्विसेज, साथ में दोस्तों आप इंक्लूडेड भी फील कर रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसी पॉलिसीज़ के थ्रू गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ निकाल रही है जिससे कि फाइनेंशियल सर्विसेज सभी को मिल पाए। एवरी वन इज इंक्लूडेड। ठीक है, डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आपको पॉइंट नोट करना है दोस्तों। फाइनेंशियल सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट टू वास्ट सेक्शन। ठीक है, ये आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन हो गई, और आपको ऐसे ही करना है। और सर्विसेज इंक्लूड, फाइनेंशियल सर्विसेज कैसी मिलेगी? सर्विसेज इंक्लूड कौन कौन सा? सेविंग्स, आपका लोन मिलेगा, आपको सेविंग्स अकाउंट खुलेगा, लोन मिल सकता है, पेंशन मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, एफडीज हो सकती है। ठीक है, ऐसी सर्विसेज आपको पर्सनल लोन में बहुत सारे लोन आ जाएंगे, पर्सनल लोन वगैरह, कार लोन, ये दुनिया भर के जो लोन्स हैं वो लोन्स में आ जाएंगे। ऐसे करके जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है दोस्तों, जो मिलनी चाहिए वो आप लोग को मिल जाएंगी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन समझ में आएगा, इसका बेसिक मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिक इसका एम एम लिख लो आप। पुअर पुअर पीपल कैन बी इंक्लूडेड, पुअर पीपल शुड बी इंक्लूडेड इन दिस, शुड लिख देंगे, शुड बी इंक्लूडेड इन द बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज। ये था बेसिक फाइनेंशियल इंक्लूजन का एम। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? ये कुछ पॉइंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या थी। और अब गवर्नमेंट की कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी जो कि इससे पॉसिबल हो पाया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन टॉपिक का नाम है बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो भाई सबसे पहला जो चीज़ था, आपने इसका नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जन धन योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया? प्रधानमंत्री जन धन योजना। इससे आप समझ ही पा रहे होंगे, इससे क्या होता था? जन धन अकाउंट बनाते थे। जन धन अकाउंट जो था बनाते थे, वो क्या इंश्योर करता था? जन धन अकाउंट इंश्योर्स एक्सेस टू वेरियस financial services
financial services to the excluded section, that is low income group, poor people, poor, weaker class people at an affordable price, at an affordable cost या प्राइस। ठीक है, ये था मेन। जनधन अकाउंट इंश्योर करता था कि भाई फाइनेंशियल सर्विसेज मिले किसको, लो इनकम ग्रुप पीपल को मिले, पुअर वीकर क्लास पीपल को मिले। ठीक है, क्योंकि ये सब जो सर्विसेज थी दोस्तों, इनका पुअर में फाइनेंशियल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वी आर अ ग्लोबल चेन, हम लोग सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच कुछ ज़्यादा ही रिचर हो जाए और पुअर एकदम ही पुअर हो जाए। भाई पुअर का भी हक है ज़िंदगी जीने का, बेसिक एम्यूनिटीज सही से पाने का। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स थे, रूल्स थे फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, उन्होंने निकाला प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब इसमें क्या हुआ, फिनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया गया, फिनेंशियल लिटरेसी बढ़ाई गई। लिटरेसी इन द सेंस लोगों को एजुकेट किया गया, उनको बताया गया एटीएम कैसे यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन्स की बेसिक बैंकिंग सर्विसेज कैसे यूज़ होती है। तो लिख लो, ये फिनेंशियल लिटरेसी वॉज प्रमोटेड, ये तो अभी भी चल ही रहा है। लिटरेसी इज प्रमोटेड, यूज ऑफ एटीएम कॉमा बेसिक promoted via educating them the use of, रुक जाओ अच्छे से लिख देते हैं, राइटिंग ले माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, राइटिंग काफ़ी गंदी है मेरी। promoted via educating poors, programs were organized to educate them regarding usage of ATM, mobile phone banking system, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा। ठीक है भाई, फिनेंशियल लिटरेसी बताओ, एजुकेट करो पुअर को, उनको बताओ कि नेट बैंकिंग फैसिलिटी कैसे काम करती है, एटीएम कैसे काम करता है, उनको भी इंक्लूड करना, मेन तो यही था। फिर उनका अकाउंट भी खोला गया, अकाउंट कौन सा अकाउंट, जन धन अकाउंट हैज़ बीन ओपनड। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, अब इस अकाउंट की खासियत क्या होती है, इस अकाउंट की खासियत होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कितनी, 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। मतलब आप 10,000 रुपये दोस्तों, 10,000 रुपये कुछ नहीं भी होगा तो भी आपको 10,000 रुपये आप निकाल सकते हो उस अकाउंट से। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है इसको। और ज़ीरो बैलेंस भी है। ज़ीरो बैलेंस मतलब आप कुछ भी नहीं रखोगे तो भी आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। फिर इसमें कुछ और भी है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑन, अच्छे से लिख देता हूँ उसको, इम्पॉर्टेंट है ये सब पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस
ऑफ ₹2 लाख जिनका भी पीएम जनधन अकाउंट खुल गया है, पीएम जनधन अकाउंट खुल गया है, उनको एक्सीडेंटल अकाउंट इंश्योरेंस मिलेगा 2 लाख रुपए का। और ये अकाउंट खुला है आफ्टर अगस्त 2018, तो उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, ये था पीएम जनधन योजना, पहली योजना थी ये, पहली योजना थी। आपको इस सबको नोट करना है दोस्तों, इन सबको नोट करना है अच्छे से। फिर सेकंड आ गया आपका जन धन आधार, जन धन आधार मोबाइल जैम। ठीक है, अब इसका क्या था, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, आधार को भी लिंक कराओ, आधार को PMJDY जनधन अकाउंट है, इनको लिंक कराओ। कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है, इतना समझ में आ गया। अब ये कॉम्बिनेशन क्यों हुआ, कॉम्बिनेशन क्यों हुआ, इससे बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग फैसिलिटी जो है, बैंकिंग फैसिलिटी गॉट स्मूथ हो गई, फंक्शन करने के लिए आसान हो गया, स्मूदन, सिक्योरिटी इंक्रीज्ड। ठीक है, आधार के थ्रू आप इजीली अकाउंट खुला सकते हो, लाइन लगने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आधार के थ्रू सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इजी वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए पहले बहुत लंबी लाइन लगती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब वो नहीं होगा, इजी वेरिफिकेशन। ठीक है, सिक्योर हो गया, इजी वेरिफिकेशन हो गया, प्रोसेस टेक्स लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना। ये हो गया सेकंड। अब थर्ड हम पढ़ेंगे प्रधान मंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हम पढ़ेंगे। भाई देखो, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, 3 चीज़ आपको याद रखनी है। मुद्रा योजना मतलब स्टार्टअप के लिए लोन देना, MSMEs के लिए लोन देना। क्यों देना, क्यों देना MSME, क्यों? जितना MSME अपने इंडिया में बढ़ेगा, उतना अपना कंट्री जो होगा वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आत्मनिर्भर होगा, चीज़ें प्रोड्यूस हमारी इंडिया में होंगी, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना वो GDP को कंट्रीब्यूट करेगा, GDP को कंट्रीब्यूट करेगा उतना इकोनॉमी अच्छी होगी। ठीक है, उतना हम एक्सपोर्ट्स करेंगे तो हमारा डेफिसिट जो होगा, ट्रेड डेफिसिट, वो उतना कम होगा, उतना हम कम रिलाई करेंगे बाकी देशों में, तो हमारी GDP और अच्छी हो जाएगी, उतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। समझे, कॉन्सेप्ट इतना सा है, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 3 पार्ट में बांट दो इसको, शिशु, किशोर, तीसरा तरुण। ठीक है, बांट दिया, 50,000 तक का लोन 50,000, ये हो गया 50,000 to 5 lakhs लोन। ठीक है, और तरुण मतलब 5 लाख से 10 लाख।
ठीक है, आया ये समझ में आया। ये मेन है, 3 क्लासीफाई इसको कर दिए। और मुद्रा का मतलब आप भी देख लो, मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स, डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक है, इट इज एन, इट इज अ, लिखो सॉरी, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सेटअप बाय गवर्नमेंट, सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? टू प्रोवाइड फंड्स टू बिजनेस स्मॉल बिजनेस सेक्टर। ठीक है, थ्रू, कैसे दोगे, थ्रू कैसे, थ्रू बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी बोलते हैं इसको हम लोग, एनबीएफसी, और कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये है मेन इस स्कीम का मेन पूरा पर्पस। कब लॉन्च हुई थी ये भाई? लॉन्च हुई थी 2015 में, ताकि नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, नॉन फार्म, एग्रीकल्चर नहीं है इसमें ना, नॉन फार्म एंड स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइज के लिए लॉन्च हुई थी। ठीक है, समझा? इतना आसान सा समझ गया? तो मुद्रा स्कीम भी अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गई दोस्तों। ठीक है, मुद्रा स्कीम भी कंप्लीट हो गई। अब आती है चौथी, स्टैंड अप इंडिया। भाई स्टैंड अप इंडिया, देखो स्कीम के जो नाम भी होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत अच्छे होते हैं। आप उसके नाम से ही समझ जाओगे कि ये बोलना क्या जा रहा है। ठीक है, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। क्यों? मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दो। इसका मतलब ये होता है, जितने भी बिजनेसमैन है, छोटे छोटे बिजनेस है, जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, भाई उठो, हम तुम्हें लोन देंगे, तुम उठो, खड़े होकर लड़ो, अपना बिजनेस खोलो। मेन इसका पर्पस यही था। तो भाई लिख दो, लॉन्च्ड 2016 अप्रैल में। ठीक है, वाई? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप at the grassroots level, so that, क्यों? इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, इकोनॉमिक, एक मिनट, इकोनॉमिक कंडीशन आर इम्प्रूव्ड एंड जॉब इज क्रिएटेड एंड मोर, लिख दो, मोर जॉब इज क्रिएटेड। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन होगी, ज़्यादा जॉब आएगी। और मेन इसका एम क्या था, इस चीज़ का एम क्या था, इस चीज़ का जो एम था दोस्तों, ये सब जो थी, ये मेनली SCs, STs एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की थी। ठीक है,
मेनली ये फॉर SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए थी, ठीक है। और भाई इसमें क्या होता था, ये जो स्कीम थी, दिस स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स, इसमें बैंक जो लोन्स थे बिटवीन, मुद्रा स्कीम में 10 लाख तक की सिर्फ दे सकते थे शिशु, किशोर और तरुण, तीन थे यहाँ पे, 50,000, 50 से 5 लाख, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख। ये जो स्कीम है ये सिर्फ SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। इसमें क्या होता है, हर एक बैंक को एक एक टारगेट रहता है, आप किसी भी एक SC ST को या वुमेन को आप लोन दे सकते हैं, पर इसका भी कुछ एक रूल रहता है कि जो बिजनेस होना चाहिए वो थोड़ा नया होना चाहिए ना, वो नया होना चाहिए। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज बोलते हैं इसे, ठीक है। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज होता है। 10 लाख से लेके 1 CR, 1 करोड़ तक का लोन दो फॉर सेटिंग न्यू बिजनेस, दैट इज ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ये? आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। 4 यहीं पे ऐसे हो गए, 4 ऐसे हो गए। फिर आती है सबसे बड़ी आती है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये भी बड़ी देखो, नाम से ही समझ में आ जाएगा, इस स्कीम में उतना कुछ है नहीं, नाम से समझ में आ गया भाई। ये एक तरह का पेंशन स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। और इनके जो एज ऑफ सब्सक्राइबर है वो कहाँ से कहाँ तक रह सकते हैं, वो 18 से 40, 18 to 40 ईयर्स तक ही हो सकता है। और पेंशन मिलेगा इसमें आपको 1,000 से 5,000 तक का, कब? 60 साल के बाद, जब आप 60 साल के हो जाएगा उसके बाद आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये क्यों रहती है, इसमें हर एक इंडियंस इंक्लूड हो सकते हैं, पर ये जो स्कीम थी स्पेशली ये क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं और वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द सेंस जिनका जिनका कोई जिनको वेजेस में पेमेंट मिलती है, आप बोल सकते हो जिनको वेजेस बोलते हैं ना, भाई ठेका रखा है, ठेका कर्मचारी है, ठेका, जिनका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता एम्प्लॉयमेंट का, कभी भी आज है कल नहीं है। जो छोटे स्पेशली आप देखे होंगे जो मिस्त्री होते हैं, छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं, उन लोगों को कुछ फिक्स टेन्योर नहीं होता, इतने टाइम तक काम किए और फिर उनको वापस अपनी एम्प्लॉयमेंट की तलाश में निकल जाते हैं। सेक्टर से ऑर्गेनाइज नहीं होते, जैसे चौपाटी में कुछ लोग काम करते हैं, उन लोग का देख लो आप, है ना, उनका भी फिक्स नहीं होता। चौपाटी में जो लेबर्स रहते हैं छोटे छोटे, जो बर्तन साफ करते हैं, वो सब जो रहते हैं, तो उन मेन ये उनका एम ये था कि इन लोग भी इंक्लूड हो। ये सब जो सारे भी जितनी भी स्कीम्स है, आज का टॉपिक ही हमारा फिनेंशियल इंक्लूजन्स है। इसका मतलब ही क्या होता है कि सब भाई तुम लोग सब लोग इंक्लूड हो। हम चाहते हैं कि छोटे से छोटा व्यक्ति, छोटा से छोटा कोना, हर एक कोना इंडिया का ये सब जो स्कीम्स है उसकी पहुँच हो, सब लोग इंक्लूड हो, ताकि हम एक देश की तरह आगे बढ़े, एक यूनिट की तरह हम लोग आगे बढ़े। तो अटल पेंशन योजना लॉन्च कब हुई थी? 9 मई 2015 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल इंडियंस, ठीक है। स्पेशली पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और कौन ज्वाइन कर सकता है? एनी सिटीजन कैन ज्वाइन दिस स्कीम, ज्वाइन APY स्कीम, ठीक है, ये समझ में आ गया।
अब एज कितनी होनी चाहिए, बट एज एज का क्राइटेरिया है, एज होनी चाहिए 18 से 40। मिनिमम पेंशन कितना होगा, मिनिमम पेंशन 1000 से 5000। और कब मिलेगा, व्हेन, ऐसे अगर व्हेन 60 ईयर्स एज। आ गया समझ में, इजी। दोस्तों पढ़ाऊँगा तो एकदम मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, एकदम आपको समझ में सब आ जाए, एकदम इजी भाषा में। ज़्यादा हम लोग वो नहीं करते हैं भाई, ज़्यादा अपना वो है ही नहीं, बहुत आराम से आसान सी भाषा में सबको समझ में आना चाहिए। हम जानते हैं कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होता है उसको कितनी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं खुद वो चीज़ फेस किया हूँ। मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि बोलते हैं ना, जो अमीर होता है, नॉट सेइंग एवरी अमीर, एवरी रिच पीपल का नहीं कह रहा हूँ मैं, जो अमीर होता है वो शायद उतने अच्छे से एक गरीब का दर्द ना समझ पाए, पर जो एक गरीब होता है वो समझता है कि भाई हाँ प्रॉब्लम कैसी आती है। तो वैसे ही अब मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि हम उस बैकग्राउंड से होते नहीं हैं, ख़ासतौर पे फाइनेंस के। तो हम जब भी फाइनेंस पढ़ते हैं तो हमें बहुत डर लगता है कि यार कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, ना ही फाइनेंस का एफ़ पता है हमें। पर चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाती है, चीज़ें अपने आप धीरे धीरे समझ में आती है, अगर आप ये ठान लो कि नहीं भाई हमें कुछ तो करना है, कुछ तो भाई, नहीं हम भी है भाई इस गेम में, कुछ तो बनना है अपने को, तो डेफिनेटली मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हम भी भाई कम नहीं है। हम भी समझेंगे, प्यार से पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, और इतने बेसिक से पढ़ेंगे ना कि भाई कोई भी सवाल आ जाए हमारा बेसिक इतना मजबूत है कि भाई हम जवाब दे जाएंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 सोचो, अभी तक 5 कर लिया। अब यहाँ पे आपको और भी कुछ चीज़ बताता हूँ मैं। 6th, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। भाई इसका मतलब आप समझ गए हो कि ये जो स्कीम है, ये जो स्कीम है ये किससे जुड़ी हुई है। जीवन ज्योति मतलब जीवन बचाने के लिए, जीवन एक ज्योति की तरह होता है। ठीक है, बीमा योजना मतलब बचाना, इंश्योरेंस करना, मतलब ये एक लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ये। ठीक है, और एज लिमिट क्या है इसकी, एज लिमिट ये है 18 से 50। और कितना भरना पड़ेगा, एनुअल प्रीमियम अब कितना भरना पड़ेगा, वो है ₹330। आपको 330 भरना पड़ेगा और आपको ये वाली स्कीम मिल जाएगी। ठीक है, 50 साल, 18 से 50 साल तक इसकी एज है, और ₹330 का प्रीमियम भरना है। अब आता है दोस्तों 7th है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। अब देखो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सुरक्षा बीमा, वो जीवन ज्योति था, ये है सुरक्षा बीमा, सुरक्षा बीमा, एक मिनट, सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है दोस्तों, वो था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। जीवन ज्योति मतलब लाइफ, जीवन मतलब लाइफ, सुरक्षा मतलब प्रोटेक्ट करना, किससे, एक्सीडेंट से, ऐसे याद करना है, एक्सीडेंट। तो ये क्या हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। इसका डिफरेंस भी पूछ लेता है दोस्तों बहुत ज़्यादा, और लोग इन दोनों स्कीम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये समझ गए आप, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम थी, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। एज लिमिट इसकी, एज लिमिट जो है मिनिमम
18, मैक्सिमम 70 ईयर्स। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ 18 to 50 होता है, याद रख लो, और यहाँ पे होता है 18 to 70। ठीक है, समझ में आया। और इसका एनुअल प्रीमियम कम होगा दोस्तों, एनुअल प्रीमियम होगा ₹12। एक साल में ₹12 आपको देना होगा, बस इतना सा डिफरेंस था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों, अब देखो, अब यहाँ पे फाइनेंशियल ट्राइपॉड, फाइनेंशियल ट्राइपॉड, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, ट्राइपॉड में से आप समझ जा रहे होंगे कि तीन चीज़ें आएंगी इसमें, तीन चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले होता है डिमांड और एक सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई से समझते हैं फाइनेंशियल ट्राइपॉड को। डिमांड की साइड में आ जाएगी आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन, और सप्लाई की साइड में आ जाएगी फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज, सप्लाई अगर होगी आप, गवर्नमेंट किसी सप्लाई करेगी, सर्विसेज की सप्लाई करेगी। फाइनेंशियल एजुकेशन से क्या करोगे, आप लोगों को अवेयर करोगे, अवेयर करोगे तो डिमांड बढ़ेगा सर्विसेज का। ठीक है, अवेयर करोगे लोगों को तो डिमांड बढ़ेगा सर्विसेज का, जिससे कि डिमांड बढ़ेगी तो गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ाएगी सर्विसेज की। इन दोनों जब करेंगे तो हमारे कंट्री में FINAN फाइनेंशियल, एक मिनट इसको यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, दोनों को मिला के आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ट्राइपॉड समझ में आया। फर्स्ट इज योर फाइनेंशियल एजुकेशन, it will help in creating the demand. Second is your financial inclusion. Government will provide you services so that financial inclusion can be increased, and hence your supply side will be increased. After fulfilling the demand and supply, after the equilibrium is achieved, then comes the concept of financial stability. So financial stability increases and it is achieved। समझ गए फाइनेंशियल ट्राइपॉड से आप समझ सकते हैं तीन चीज़ों का ट्राइपॉड है, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, समझ गए, इतना सा ये कॉन्सेप्ट था। और क्यों होता है, चलो लिख भी देते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि आप लिख पाओ अपने आंसर में। फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्क्स फ्रॉम सप्लाई साइड of providing access to various financial services। ठीक है, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल एजुकेशन feeds the demand side। कैसे, by promoting awareness among people regarding the needs and benefits of financial services offered by banks and other institutions। समझ गए,
और हेंस इन दोनों के कारण फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज अचीव्ड। ये था कॉन्सेप्ट आपका फाइनेंशियल ट्राइपॉड का दोस्तों। ठीक है, अब भाई अब एक टॉपिक पे आते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय गवर्नमेंट हमने पढ़ लिया, अब आरबीआई भी तो कुछ करेगी ना। फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय आरबीआई, ठीक है। आरबीआई भी कुछ करेगी। अब आरबीआई क्या कर सकती है भाई, बोले कि भाई लोगों के अकाउंट्स खोल दो, पीएम जनधन योजना है, लोगों के अकाउंट खोलो, सेविंग अकाउंट खोलो। और कैसे खोलो भाई, लोग ऐसे भी खोलो कि मिनिमम बैलेंस रहे, ताकि लोगों को ऐसा टेंशन ना हो कि भाई 10,000 रुपये कम से कम रहने चाहिए मेरे अकाउंट में, तब जाके वो चलेगा, नहीं तो अकाउंट बंद हो जा रहा है। ये सब टेंशन होगी तो भाई अकाउंट ही बंद हो जाएंगे आपके। खोलने का मतलब क्या है, पुअर लोग को फैसिलिटी देने का मतलब क्या है, अगर आपके पास पैसा नहीं भी हो तब भी आपका अकाउंट खुला रहे, पहला। फिर आपको आप सिखाओ, एटीएम फैसिलिटीज़ दो उनको, नेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ दो, ताकि टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन भी हो जाए। और टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन जितना इंडिया में होगा, जितना उतना ही हमारी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, उतना ही, क्योंकि अभी एआई एमएल का ज़माना है, एआई एमएल का ज़माना है। तो टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू इंक्रीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो नेट बैंकिंग प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है। तो नेट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट भी लाओ, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स चैनल्स बनाओ, एटीएम कार्ड्स का यूसेज समझाओ, ठीक है। तो ये तो सबसे पहला जो हो गया आपका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, इसको बोलते हैं हम लोग बीएसबीडी, ठीक है। तो आरबीआई बोली बैंक को, आरबीआई एडवाइज्ड ऑल बैंक्स to open basic saving bank deposit accounts, ठीक है। अकाउंट हो गया। अब फैसिलिटी क्या होगा, विथ नो मिनिमम बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मिनिमम बैलेंस बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या डिपॉजिट, ठीक है। एंड विड्रॉल ऑफ कैश, बिल्कुल कैश निकाल पाए एट बैंक ब्रांच, आपने जाके अपने ब्रांच से भी कैश निकाल पाए, या एटीएम से निकाल पाए। क्रेडिट ऑफ मनी मिले उनको, कॉमा क्रेडिट ऑफ मनी, क्रेडिट मतलब उधारी मिल जाए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल्स, उनको लाइन ना लगाना पड़े भाई, उनको मोबाइल का यूसेज समझाओ, टेक्नोलॉजी का यूसेज समझाओ, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल्स। फिर फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एटीएम, फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एटीएम, ठीक है, एटीएम कार्ड। समझ में आया, ये था। और केवाईसी नॉर्म्स को, नो योर कस्टमर, केवाईसी नॉर्म्स को इजी करो, रिलैक्स करो, शुड बी रिलैक्स्ड, ठीक है, शुड बी रिलैक्स। मत हाउ यूजिंग आधार, ठीक है। आधार ही हमारी पहचान है, उस आधार के कारण आप बढ़िया से केवाईसी वो कर दो, ठीक है।
और इसमें हो सकता है और था अपना स्मॉल अकाउंट्स। बैंक अकाउंट को ओपन करो, बैंक अकाउंट को ओपन करो, बैंक अकाउंट ओपनिंग विथ स्मॉल अकाउंट, देखो विथ स्मॉल अकाउंट बैलेंसेस, छोटे छोटे बैलेंस से ओपन करो, मतलब नॉट एक्सीडिंग 50,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 50,000 और एग्रीगेट क्रेडिट जो है, क्रेडिट क्या कितना है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक साल में। मतलब टोटल जो क्रेडिट आपको दोगे लोन की तरह में, क्योंकि भाई वो फिर एनपीए हो जाएंगे ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा क्रेडिट दे दिए, भाई बंदा चुका ही नहीं पाया, ठीक है, बंदा चुका ही नहीं पाया तो क्या करोगे आप, बंदा चुका नहीं पा रहा तो फिर आप हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में वो तब्दील हो जाएंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बना तो भाई नुकसान तो हमारा ही हो गया। एग्रीगेट क्रेडिट लेस और इक्वल टू 1 लाख एक साल में, विद इन अ ईयर, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। भाई नाम से तो ये क्रेडिट कार्ड है, पर एक्चुअल में ये डेबिट कार्ड है, ठीक है, ठीक है। भाई केसीसी लाओ, केसीसी लाओ सबसे पहले, ठीक है, केसीसी लाओ। किसान क्रेडिट कार्ड मतलब भाई फार्मर को क्रेडिट दो क्रॉप के लिए, ठीक है, फार्मर को क्रेडिट दो क्रॉप के लिए, क्रॉप फर्टिलाइजर्स, ठीक है, या लैंड के लिए, उसको इनपुट्स के लिए जितने भी इनपुट्स लगते हैं, रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स, इन सब के लिए इनको क्रेडिट दो, और कम रेट में, लेस इंटरेस्ट में, ठीक है। ये है मेन, ये मेन है केसीसी का। इसका मेन कब था, 1998 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी, 1998 में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, 1998 में। क्यों क्यों हुई थी? ताकि जो फार्मर्स रहे, इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ, लॉन्च, ताकि जो फार्मर्स रहे उन लोग इजीली क्रेडिट पे पैसा ले सकें और अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ा सकें, ठीक है, एग्रीकल्चर इनपुट्स को बढ़ा सकें, और फिर वो बाद में जब उनका पूरा क्रॉप सेल हो गया उसके बाद फिर वो इंटरेस्ट रेट के साथ, कम इंटरेस्ट रेट के साथ वापस पैसा कर पाए। इतना रहा था कि इसी का कॉन्सेप्ट इतना ही था, ताकि फार्मर्स लोग इसमें इंक्लूड हो जाए, ठीक है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसमें, और ये दो चीज़ें थी। और क्या क्या था, एटीएम्स को बढ़ाओ, थर्ड लिख दो आप। पहला था अपना बेसिक सेविंग अकाउंट्स, तीसरा लिख दो इंक्रीज नंबर ऑफ एटीएम्स, इंक्रीज नंबर ऑफ एटीएम्स। भाई एटीएम बढ़ाओगे तो उसको बैंक ब्रांच जाना नहीं पड़ेगा, लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, उतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है, उतना ही आसान हो जाएगा उसके लिए। और फोर्थ आप एक और लिख सकते हो, एक ऐसा इनिशिएटिव निकाला गया था, ऐसा इनिशिएटिव निकाला गया कि 25% जो ब्रांचेस होंगी, 25% ब्रांचेस ऑफ बैंक शुड बी ओपन इन Tier 5 एंड Tier 6 सिटीज, मतलब गांव देहात में, क्योंकि 25% ब्रांचेस खुलेगी वहाँ पे, तभी जाके तो भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा ना वहाँ पे। अगर वहाँ पे कोई बैंक ही नहीं है, गांव देहात में अगर कोई बैंक ही नहीं रहा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हम कर ही क्यों रहे हैं?
जब आप बैंक नहीं रहेगा तो। ठीक है, ये हो गया। अब भाई अब हम देखते हैं, ठीक है, चैलेंजेस। इसके अपने चैलेंजेस भी होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। सबसे पहला चैलेंज होगा आपका दोस्तों, डिजिटल डिवाइड। हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 48% इंक्लूजन है अभी इंटरनेट का। इसका मतलब है ये डिप्राइव्ड है, इतने परसेंट लोग डिप्राइव्ड है। ठीक है, इनका क्या, इनमें ऑलरेडी डिजिटल इल लिटरेसी आ चुकी है, इनको पता ही नहीं है कि बेसिक चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। हम लोग कैशलेस की तरफ जा रहे हैं, ये 48% चले जाएंगे कैशलेस की तरफ, बट ये 52% का क्या, इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। लेसन और एवरेज, लेसन करो, लेसन दिस गैप। ठीक है, ये हो गया पहला। फिर भाई मैंने बोला 25% Tier 5 एंड Tier 6 में खोलो, है ना। Tier 6 में बैंक की ब्रांचेस आएंगी, पर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसलिए बढ़ेगा दोस्तों, अब एग्जांपल, आपने ब्रांच खोल के बैठ गया, सारे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, कस्टमर तो आ ही नहीं रहे, कस्टमर तो आ ही नहीं रहा है, उनको पता ही नहीं है, कस्टमर तो आ ही नहीं रहा है, करेगा क्या वो जाके, वो तो बैंक यूज़ करता ही नहीं, अपने अकाउंट तो खुलवा दिया लोगों का, लेकिन कस्टमर ही नहीं आ रहा। इनको बिजली का बिल भरना पड़ेगा, पेपर का बिल सारे रहेंगे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी इनको देनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रहेगा, एसेट्स का कॉस्ट वही रहेगा। भाई कस्टमर उतना नहीं है, लेकिन ये सब कॉस्ट उतने ही होंगे, तो ओवरऑल बैंक का कॉस्ट जो रहेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो बढ़ जाएगा। इसको आप कैसे हैंडल करोगे? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप कुछ एजेंट्स को हायर करो, जो कि एक छोटा सा, जो एजेंट्स होंगे वो एक एक एजेंट्स जो जाएंगे वो गांव में चले जाएंगे, उनका एक एलोकेटेड ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक में वो देखेंगे कि भाई हाँ किसको बैंकिंग सर्विसेज की नीड है। आप छोटा सा एक शॉप टाइप का कुछ खोल सकते हो, ताकि वो फुलफिल हो जाए, उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। तो ऐसा आप कर सकते हो, ताकि जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। ठीक है, ठीक है। और अभी भाई एजुकेशन अवेयरनेस कम है, अवेयरनेस कम है, एजुकेशन जो है वो कम है। भाई स्कीम तो आप ले आए हो, लेकिन स्कीम के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। जो स्कीम आपको लोगों को पता नहीं है, तो आपका क्या होगा, क्रेडिट पेनिट्रेशन जो रहेगा, क्रेडिट पेनिट्रेशन जो होगा वो लेस होगा। तो जो फार्मर्स हो गए, अंडर प्रिविलेज लोग हो गए, उन लोग, पुअर लोग हो गए, उनको फ़ायदा मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जो आपका बेसिक जो एम है, जो विज़न है आपका, वो फुलफिल होगा? नहीं हो पाएगा। तो मेन ये था प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम ये सब था। सॉल्यूशन क्या होगा? मैं जो भी प्रॉब्लम बताया उसका उल्टा करता हूँ। डिजिटल डिवाइड है तो उसको कम करो, है ना। डिजिटल डिवाइड को लेस करो। ठीक है, कैसे करोगे भाई? टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन ला के लोगों को समझाओ कि देखो ट्रेडिशनल मेथड से ये होता था, और अभी के मेथड से हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए, आप ही का टाइम बचेगा, उसके एडवांटेज गिनाओ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराओ, गांव में खास तौर पे कराओ, मोबाइल्स दो। ठीक है, तो इससे डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी। समझ गए? ये देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रहा था, तो मैंने इसका ऑलरेडी एक बता दिया, एजेंट्स को हायर करो, एजेंट्स फॉर Tier 5 एंड Tier 6। ठीक है, समझ गए?
अवेयरनेस और एजुकेशन कम थे, तो अवेयरनेस और एजुकेशन को बढ़ाओ। साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करो, साइबर सिक्योरिटी बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करो। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का फाइनेंशियल इंक्लूजन का टॉपिक। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और ये जो लेक्चर है दोस्तों, इसमें हम जानते हैं कि हमें कितना मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगती है सब लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको आते रहे। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, जय हिंद।